सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा फटाफट क्लास ज्वाइन करेंगे सारे बच्चे। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा लास्ट क्लास में अभिनव कहां तक करवाया था? दिखाना एक बार। अच्छा ठीक। तो मैंने कल आप लास्ट ईयर में ऐसे लिखा थे, कुछ प्रयोगात्मक तथ्य हैं जो कि चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार नहीं समझाए जा सकते, यानी जिनको कुछ ऐसे फिजिक्स के फिनोमिना थे जिनको जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक्सप्लेन करने में क्या हो गया, मिजरेबली फेल हो गया, यानी भयंकर रूप से फेल हो गया। और हमें एक नई थ्योरी की आवश्यकता हुई थी जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। यही है। अब यहां पे कुछ एक अजीबोगरीब सी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिखवाना चाहता हूं समझने के लिए केवल, ठीक है? उसका उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम मान लो उसको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मानो, वो कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? बस आप उसको इससे क्या है अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ क्लासिकल फिजिक्स ऐसे है और क्वांटम फिजिक्स ऐसे है। बस वो है, उसको कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। या आप सोचो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है भैया, ध्यान रख लेना, ठीक है? तो आप जहां छोड़ा था ना उसके नीचे इन्वर्टेड कोमा चालू करेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है? इन्वर्टेड कोमा चालू करें और लिखो नीचे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, हाँ इसी में जस्ट नीचे लिखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करें इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में लिखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृष्णिका विकिरण प्रभाव, कृष्णिका वो पढ़ाएंगे अभी, है ना? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृष्णिका विकिरण प्रभाव, नीचे वाली कोमा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नीचे वाली कोमा, कॉम्पटन प्रभाव, नीचे वाली कोमा, युग्म उत्पादन को नहीं समझाया जा सकता, युग्म उत्पादन को नहीं समझाया जा सकता, चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए जो लैंग्वेज है वो यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे फिजिक्स की कोई डेफिनेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है ना। चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है और वह अवधारणा, लिखो इसमें कंटिन्यू में लिखना, और वह अवधारणा जिसकी सहायता से, और वह अवधारणा जिसकी सहायता से इन प्रभावों को, अभी गुड मॉर्निंग मनीष जांगीर, गुड मॉर्निंग बेटा, इन प्रभावों को समझाया जा सके, इन प्रभावों को समझाया जा सके, क्वांटम भौतिकी कहलाती है। और वह अवधारणा जिसकी सहायता से इन प्रभावों को समझाया जा सके क्वांटम भौतिकी कहलाती है। क्वांटम भौतिकी कहलाती है। क्वांटम भौतिकी कहलाती है। आराम से लिख लेना भाई, है ना? और यही प्रभाव क्वांटम भौतिकी के उद्गम के कारण थे। और यही प्रभाव क्वांटम भौतिकी के उद्गम के कारण थे। और यही प्रभाव क्वांटम भौतिकी के उद्गम के कारण थे। उद्गम के कारण थे। आराम से लिख लेना भाई।
ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों ने जहां छोड़ा था ना चारों लिख के, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, उसके जस्ट नीचे डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करके लिखो, लिखो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या फिजिकल साइंस, ऐसे लिखो, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which cannot explain the branch of physical science which cannot explain black body radiation, नीचे वाली कॉमा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, नीचे वाली कॉमा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नीचे वाली कॉमा, कॉम्पटन इफेक्ट, नीचे वाली कॉमा, पेयर प्रोडक्शन, is called classical mechanics, ये जो डेफिनेशन है ये कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, ओनली अंडरस्टैंड करने के लिए जो लैंग्वेज है, ओनली वो लैंग्वेज है, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और दोबारा नीचे से डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले और फिर लिखेंगे, ठीक है। फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू कर लिखो, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, वापस लिखो, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which verify the photoelectric effect, which verify the black body radiation, ऐसे लिखना, which verify the black body radiation, नीचे वाली कॉमा, photoelectric effect, कॉमा, Compton effect, कॉमा, pair production is called quantum mechanics, is called quantum mechanics, and these effects are cause of origin of quantum mechanics, उसी के अंदर लिखना साथ में, क्वांटम मैकेनिक्स, एंड दीज इफेक्ट आर कोज, कारण, दीज इफेक्ट आर कोज ऑफ ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब सारे बच्चे एक बार बोर्ड पे आ जाओ अच्छी तरीके से, ये आपकी डेफिनेशंस थी, सिर्फ समझने वाली डेफिनेशन थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। यहां से आपका क्वेश्चंस आने स्टार्ट होंगे भैया, ठीक है। अब समझ लो कि यहां से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कृष्णिका विकिरण प्रभाव, कृष्णिका विकिरण प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनने, यहां से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पहले ऐसे मत बोलना है क्वेश्चन नहीं है, यहां से क्वेश्चन 101% आएगा आपका, यहां से स्टार्ट हो जाता क्वेश्चन। कृष्णिका विकिरण प्रभाव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा शांति रखिए, कई बार ये बोर्ड लीक कर जाता है ना।
चलो हेडिंग डालो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट, कृष्णिका विकिरण प्रभाव। और सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ एक बार। देखो ब्लैक बॉडी से को समझने के लिए ब्लैक बॉडी यूज में क्यों लिया गया था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप ब्लैक बॉडी वाला ये इफेक्ट पढ़ रहे हो। ब्लैक बॉडी इफेक्ट हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम लाइट के कंसेप्ट को जानना चाहते थे। किसके कंसेप्ट को जानना चाहते थे हम? लाइट के कंसेप्ट को। लाइट को पहले वेव नेचर माना जाता था, फिर दिमाग में आया कि लाइट इज ए बिहेव लाइक ए पार्टिकल, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। अब यहां दिक्कत आई थी कि जब वेव मान रहे हो तो पार्टिकल कैसे मान रहे हो। तो वेव और पार्टिकल का जो चक्कर था ना, और इसको लाइट से रिलेट करने के लिए हमें ब्लैक बॉडी पढ़ना पड़ा। क्या पढ़ना पड़ा? ब्लैक बॉडी। यानी लाइट के इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना पड़ता है, इफेक्ट पढ़ना पड़ता है। बोलो बात समझ में आई? तो आपसे कोई पूछे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट क्यों पढ़ते हो, तो आप बोलोगे कि सर हम लाइट के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते थे, इसलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हैं। क्लियर है? थ्योरी जो आपको लिखवाई वो अलग थ्योरी है, इसमें थ्योरी अलग है। पहले बोल रहा हूं, पहले इसकी गणित को समझेंगे, फिर उसके बाद ही चलेंगे। अब ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन है आपका, क्या है? ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन है वो जो आपको समझेंगे, उससे पहले एक बार बोर्ड पे ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, कि मैं मान लो एक बॉडी लेता हूं, ठीक है? एक बॉडी लेता हूं मैं, कोई भी जनरल बॉडी है, ध्यान रखना, ब्लैक बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी बॉडी है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। ये कोई भी बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर मैं व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं, अलग अलग वेवलेंथ की। ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, क्या कर रहा हूं मैं? अलग अलग वेवलेंथ की व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझना रहे इन चीजों को। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, ये मेरे पास व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट मैंने इंसिडेंट करी अलग अलग वेवलेंथ की, तो ये बॉडी 3 रिएक्शन देगी यहां से। तो आप मुझे बता सकते हो, जैसे ही मैंने इस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट की अलग अलग वेवलेंथ की, तो ये बॉडी क्या क्या रिएक्शन देगी, मुझे ये बता दो, फिर अपन आगे चलते एक बार के लिए। सारे बच्चे, क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं इस बॉडी के साथ इंटरेक्ट होने के बाद? मनीष, अभी, अनुजम, जो बच्चे हैं एक बार बताएंगे मुझे, इस बॉडी के साथ इंटरेक्ट होने के बाद आपको क्या इफेक्ट, कौन कौन सा इफेक्ट लग रहे हैं, ये बॉडी क्या क्या करेगी, ये व्हाइट लाइट के आने के बाद ये बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। 3 चीजें यहां से पॉसिबल है बेटा, और वो चीजें कौन सी पॉसिबल है ध्यान से सुनिए। 3 चीजें यहां से पॉसिबल होंगी और उन चीजों को आप अलग अलग पढ़ोगे। बताओ। एक तो ये बॉडी है जो आपका क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी भाई। पॉसिबिलिटी है ना? और बताओ क्या क्या हो सकता है इस बॉडी, जैसे ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं इसके साथ? एब्जॉर्ब तो मैंने बता दिया, और 2 बताओ। एब्जॉर्ब्ड, ये क्या करेगी? एब्जॉर्ब्ड करेगी, एब्जॉर्ब करेगी उसको। ये व्हाइट लाइट आई, इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। दूसरी एक चीज और है, ये रिफ्लेक्टेड भी रिफ्लेक्टेड करेगी, और यही सबसे बड़ा कारण है। रिफ्लेक्टेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये रिफ्लेक्ट करेगी इस वेवलेंथ को, ये बॉडी। और तीसरा ट्रांसमिटेड, ये अलग चीज है भैया, ट्रांसमिटेड करेगी इसको। ट्रांसमिटेड, ये 3 फिनोमिना इस बॉडी के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी बॉडी के ऊपर, जनरल बॉडी के ऊपर
यदि आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हो तो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी और ट्रांसमिटेड करेगी। क्लियर? ये 3 फिनोमिना हमें देखने के लिए मिलेंगे यहां से। अब सर हम इन चीज को बता क्यों रहे हैं? बिकॉज बता इसलिए रहे हम क्यों हमें ब्लैक बॉडी पढ़ना है, और ब्लैक बॉडी के लिए ये चीजें जरूरी है कि हमारे लिए जो बीच वाला जो रिफ्लेक्टेड है ना, यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिफ्लेक्टेड होने के बाद जब लाइट हमारी आई तक पहुंचती है और जिस कलर को परसीव करती है, दैट कलर ही विजिबलाइज, मतलब वही कलर हमें दिखाई देता है। मान लो कि मेरी आंखों ने मुझे क्या किया कि मुझे रेड कलर परसीव किया, तो मुझे रेड कलर दिखाई देगा। कैसे सर? हमें नहीं समझ में, बताएंगे अभी। आपके ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो रिफ्लेक्टेड चीज है वो किसको इंडिकेट कर रही है? कलर को इंडिकेट कर रही है। क्लियर? किसको इंडिकेट कर रही है? कलर को। मतलब कोई बॉडी रिफ्लेक्ट होगी तो वो किसको इंडिकेट करेगी? रिफ्लेक्ट को करेगी। ध्यान रखना, किसको किसको करेगी? हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक। हाँ अभी रुको, अभी बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी आएंगे सपना, ना अभी आओ। तो जो रिफ्लेक्टेड है वो कलर, क्यों कलर का कहां से कंसेप्ट आया रिफ्लेक्टेड में? आओ बेटा इधर से आना एक बार, है ना। हर चीज को अपन विजिबलाइज करके चलेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है? और ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। ये मान लो कोई एक कैंडल है, यानी आपकी मोमबत्ती है, और ये जल रही है बेटा ना, और ये आपकी आंखें हैं, आई है, ठीक है? तो आंखों को जलती हुई चीजें कब दिखाई देगी? यहां से प्रकाश इससे जा रहा है इसके रेटिना पे, तब दिखाई दे रहा है। एक तो ये होता है कि जब कोई चीज विजिबलाइज कब होती है? जब उससे लाइट आपके रेटिना तक पहुंचे। उसमें बहुत सारी वेवलेंथ होंगी, जो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसकी, वो हमें विजिबलाइज होगी, हमें वो हमारी जो रेटिना उसको परसीव करेगा उस कलर को। दूसरी चीज है कि मान लो ये लाइट नहीं जल रही और इस कमरे में कोई चीज वस्तु पड़ी है, ठीक है, और ये वस्तु पड़ी और इसको देखना है, तो ये मान लो आंखें हैं, हमारी रेटिना है, ठीक है? तो यहां पहले लाइट आएगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद रेटिना पे। अब जब इससे रिफ्लेक्ट होके जब यहां जा रही है, तो मान लो इसमें कलर है, पर अपने को वही कलर विजिबलाइज होगा, वही कलर हमारी आंखें परसीव करेंगी जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, जिसकी वेवलेंथ क्या है? अधिकतम है। मतलब देखने का कंसेप्ट कहां से आया कि चीजें या तो उसकी जो आपकी जो लाइट है वो सीधी रेटिना पे गिरे, या दूसरा है कि रेटिना पे ना गिर रही है तो लाइट इस पे गिरने के बाद जो रिफ्लेक्ट लाइट है वो रेटिना पे गिर रही है। अब रेटिना पे लाइट जब गिर रही है तब हमें कलर दिखाई दे रहा है उसका। मान लो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रेटिना पे नहीं जाती तो हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लैक। कैसा दिखाई देता? ब्लैक दिखाई देता। यहां पे क्या है? अंधेरा है। समझ रहे हो? जब लाइट एक बंद कमरे में कहीं से प्रकाश मत आने दो, एकदम क्लोज कर दो, और फिर कोई वस्तु को देखो आप उससे तो कोई प्रकाश जनरेट ही नहीं हो रहा, जबकि यहां कैंडेला से तो प्रकाश जनरेट हो रहा था, इसलिए यहां से यहां पहुंच रहा था। मान लो कोई बॉडी लाइट जनरेट ही नहीं कर रही है, तो क्या ऑप्शन है कि सन से जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचे। ये कोई पर्टिकुलर लाइट दे रही है रेड कलर की, ठीक है, पर सन से जो लाइट आ रही है उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं, उनमें से रिफ्लेक्ट होने के बाद कौन सी वेवलेंथ मैक्सिमम है वो हमारी आंखें विजिबल करेंगी, दिखाई देगी वो हमारी आंखों। बताओ ये कंसेप्ट समझ में आएगा? देखने वाला। फिर मैं ब्लैक बॉडी पे चलता हूं। मैंने कहा था आकाश, हाँ आकाश करेंगे मत टेंशन ले तू, है ना। आज अभी सिलेबस एक बार आ जाए, आज या कल में सिलेबस आने वाला आपका पूरा कंप्लीट, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। मुझे एक बार छोटा सा कमेंट करेंगे कि ये चीजें समझ में आई क्या आपको, कि जो रिफ्लेक्ट है उसकी वजह से हमें लाइट दिखाई दे रही है, और यहां पे जो लाइट है वो खुद जनरेट है, सोर्स है लाइट का, इसकी वजह से ये पर्टिकुलर इसको देख पा रही है। पर जब अंधेरे में जब अपन देखेंगे किस चीज को,
तो हमें किसी बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी रेटिना तक पहुंचनी चाहिए। बताओ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या इस चीज में? फिर अपन वापस उसी पे आ जाते हैं वापस। एक बार फटाफट कमेंट करो सारे बच्चे, जल्दी कमेंट करो, चीजें समझ में आई हो तो। समझ गए? तो मुझे समझाने का मतलब यही था कि किसी बॉडी से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तब हमें उस चीज के कलर का पता लगता है। इस चीज का उसके कलर का पता लगता है। बताओ समझ में आई? अब इसमें दूसरी चीज में चलूंगा, धीरे धीरे ब्लैक बॉडी पे आ जाऊंगा मैं, और फिर लिखना ही लिखना है, मत टेंशन लो। यस क्लियर है सर? चलो तो अब एक चीज देखो, अब मैं दूसरी एक चीज बॉडी लेता हूं, एक हीट। इधर आओ सारे बच्चे, एक बार बोर्ड पे आना। और अब हम दूसरे कंसेप्ट, ये ऊपर वाला तो समझ ही गए, रिफ्लेक्शन वाला। अब हम बात करेंगे किसकी? एक मिनट बोर्ड पे देखना सारे बच्चे। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी को मैं गर्म कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं। ये बॉडी हीट दे रहा हूं नीचे से, इस बॉडी को क्या कर रहा हूं? हीट सोर्स है। क्या है? हीट सोर्स है बेटा। ये हीट सोर्स है। जैसे ही इस बॉडी को मैंने हीट दी, ये बॉडी यहां से वेवलेंथ इमिट करना स्टार्ट कर दी। λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 और भी बहुत सारी। मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूं। इसने वेवलेंथ इमिट करेगा। तो बॉडीज व्हेन हीटेड इमिट रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स। बात को समझे? क्या बोला मैंने? कि बॉडीज व्हेन हीटेड, जब बॉडी को गर्म किया जाता है, इमिटेड रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, सभी प्रकार की संभव तरंग दैर्ध्यों को वो क्या करता है? उत्सर्जित करता है। अब ये चीज समझ में नहीं आई। कैसे सर? देखो बेटा, ये चीज समझ में आएगी अपने। जब इस बॉडी के लिए हमें एक कर्व ड्रॉ किया, हमने क्या किया? एक कर्व ड्रॉ किया। और कर्व किस किस के अंदर ड्रॉ किया बेटा? इंटेंसिटी और वेवलेंथ के अंदर, तीव्रता और तरंग दैर्ध्य के अंदर। किस किस के बेटा अंदर? तीव्रता यानी इंटेंसिटी, और तरंग दैर्ध्य। बात को समझना भाई, क्वांटम मैकेनिक्स है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। वेवलेंथ के बिटवीन हमने एक क्या किया? ग्राफ प्लॉट किया इस बॉडी का। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी इस बॉडी को आप हीट करोगे, सभी प्रकार की संभव तरंग दैर्ध्य क्या होंगी? उत्सर्जित होंगी। और जब ग्राफ देखा गया तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला। ये जो चीज थी, ये थी लैम्डा मैक्स। यहां पे लैम्डा क्या था? मैक्स। लैम्डा की मान क्या था? मैक्स। और इसी पे हमें दिखाई देता है क्या? कलर। सर समझ में नहीं आया। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे बहुत सारी वेवलेंथ इमिट हुई थी इस बॉडी से, पर मान लो कि λ3 इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। λ3 इज मैक्सिमम वेवलेंथ, और इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो कलर है वो है आपका रेड। तो मुझे इस बॉडी का कलर दिखाई देगा रेड। क्यों? क्योंकि जब बॉडी को आपने हीट किया तो वेवलेंथ तो बहुत सारी, क्योंकि देखो जहां से जैसे हीट स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे बढ़ने लगा, बट आगे जाके देखो कम हो रहा है, पर जीरो नहीं। मतलब वेवलेंथ तो सभी प्रकार की इमिट कर रहा है, पर उन वेवलेंथों में से λ3 इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, और उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा कलर है? रेड। इसलिए हमें बॉडी का कलर कैसा दिखाई दे रहा है?
रेड। ये हमें एक एक्सपेरिमेंट से हमें एक कर्व मिला। बताओ समझ में आया? जैसे लोहे को अपन ने गर्म किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद हमें लोहा रेड ऑरेंज कलर का दिखाई देने लगता है, और भी गर्म किया जाए तो अलग कलर का दिखाई देने लग जाता हूं। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के कोरस्पोंडिंग हमें उस कलर को क्या कर रहे हैं, हम विजिबल कर रहे हैं। जब भी किसी बॉडी को हीट किया जाता है, बॉडी हर पॉसिबल वेवलेंथ को क्या करती है, इमिट करती है। पर हमारी जो रेटिना है उसको कौन सा कलर परसीव करेगी, वो कलर डिपेंड करेगा कि वेवलेंथ कौन सा मैक्सिमम है, तरंग दैर्घ्य कौन सा अधिकतम है। यह हमारा इसके लिए देखा गया कर्व था। दिक्कत यहां नहीं है, अभी भी हम ब्लैक बॉडी पे नहीं आए, हम कृष्णिका पे नहीं आए। तो सर कृष्णिका पे आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखो बताएंगे। अब आते हैं हम ब्लैक बॉडी पे, इस पे आते हैं। तीसरा स्टेज आता है समझने का, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, ये सर ब्लैक बॉडी क्या है? अब बताओ। आपने जनरल चीजें पढ़ी, सारी चीजें पढ़ी, पर ब्लैक बॉडी नहीं। ये एक ऐसी बॉडी होती है जो एब्जॉर्ब ऑल लाइट इंसिडेंट ऑन इट। इस पे गिरने वाली सभी प्रकार के प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। मतलब ये इंपॉर्टेंट ये है, देखो, एब्जॉर्ब ऑल लाइट इंसिडेंट ऑन इट। बात को समझे आप? मतलब ये एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब्स ऑन, ऐसा लगा लो, ऑल लाइट इंसिडेंट ऑन इट। इस पे गिरने वाले सभी प्रकाश को ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अब आपको एक चीज तो पता है, जब भी किसी बॉडी को आप हीट दे रहे हो, मतलब आप उसको प्रकाश दे रहे हो, दैट मीन्स वो रेडिएशन तो इमिट करेगा। तो उसका कर्व तो अपने पास है इंटेंसिटी और लैम्डा के बिटवीन। अभी अभी तो प्लॉट किया बेटा, सर यही प्लॉट किया था, ऐसा ही आएगा। वो तो कोई भी बॉडी हो चाहे भाई, वो वेवलेंथ अलग हो जाएगी, उसके लिए कलर अलग हो सकता है, पर कर्व तो कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, बट मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये एक्चुअल कलर, ये एक्चुअल बात है, एक्चुअल बात है। क्या है? एक्चुअल। जैसे ही थ्योरेटिकल कर्व देखा गया इसका, तो थ्योरेटिकल कर्व कुछ ऐसा आया। थ्योरेटिकल कर्व, ये कर्व कौन सा? थ्योरेटिकल कर्व। थ्योरेटिकल, जब थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कर्व को देखा गया ब्लैक बॉडी के, तो ये जो इधर वाला जो वेवलेंथ वाला पार्ट था, ये तो लगभग सेम था यहां तक। पर जैसे ही लोअर वेवलेंथ की बात की गई, तो इनका जमीन आसमान का अंतर ये बता रहा था कि आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हो, कोई ना कोई गलती कर रहे हो। और हम किस पे टिके थे कि लाइट इज ए वेव नेचर, और यही हमारी गलतियां थी। और इसी गलती को सबसे पहले ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लांक ने अपनी थ्योरी दी थी। किसने दी थी? मैक्स प्लांक ने। अब पढ़ेंगे हम हमारी ब्लैक बॉडी। मतलब ब्लैक बॉडी क्या है? सभी प्रकार के प्रकाश को क्या कर लेती है? वो एब्जॉर्ब कर लेती है। उसमें एक ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। उनका थ्योरेटिकल और एक्चुअल ग्राफ हमने देखा। तो ये ग्राफ कहां से आया? ये तो मैंने ऊपर तुम्हें बताया कि किसी बॉडी को हीट करते हैं तो ग्राफ कैसा मिलता है, ऐसा। अब ये पर्टिकुलर एक कलर दिखाई देता है। अब ये कलर भी क्यों दिखाई देता है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड है, और व्हाइट लाइट जब भी डालते हैं तो एब्जॉर्ब करती है, रिफ्लेक्टेड करती है, ट्रांसमिटेड करती है। रिफ्लेक्टेड की वजह से हमें क्या दिखाई देता है? कलर। ये इसके पीछे का बैकग्राउंड था। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे सारा। बताओ सारे बच्चे, एक बार समझ में आया सारो?
अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखवाऊंगा बेटा कि ब्लैक बॉडी क्या था और क्या नहीं है, इसके बारे में सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बताओ, चलें अपन अब ब्लैक बॉडी के बारे में। आपके समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट कर दो, फिर आगे चलते हैं। बोलो फटाफट, तुरंत प्रभाव से। फटाफट बोलो बेटा, तुरंत प्रभाव से। आ गया समझ में? चलूं मैं आगे? हाँ, तो एक काम करो, अब पहले नंबर का ये पॉइंट डालेंगे आप थ्योरी के अंदर। अब लिखोगे ना, अभी तक लिखा थोड़े ना है, वो आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, उसके बाद एक नंबर हेडिंग डालो और लिखो कृष्णिका विकिरण प्रभाव। अच्छे से हेडिंग डालना रे, कृष्णिका विकिरण प्रभाव। डालो हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग है। अभी तक कुछ भी नहीं लिखवाया तुम्हें। डालो हेडिंग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इंग्लिश में हेडिंग डालेंगे भाई, ठीक है ना? आओ, सबसे पहले मैंने वही बताई, वही लैंग्वेज थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखनी है। किस तरीके से? सिस्टमेटिक। तो पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखो, इसके अंदर थ्योरी लिखो। हाँ, सिस्टमेटिक तरीके से लिखो, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता देना। लिखो, एक ऐसी वस्तु तू लिख लेना तो। हाँ, लिखो, एक ऐसी वस्तु जो कि निम्न ताप पर सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्यों को, एक ऐसी वस्तु जो कि निम्न ताप पर सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करे और उच्च ताप पर ध्यान से सुनना, और उच्च ताप पर उन्हीं तरंग दैर्ध्यों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और उच्च ताप पर उन्हीं तरंग दैर्ध्यों की विकिरण को उत्सर्जित करे कृष्णिका कहलाती है। कृष्णिका कहलाती है। एग्जाम्पल लिखो, सूर्य प्लेटिनम एग्जाम्पल। ठीक है, बात समझ में आई? इसका मतलब आपको क्या पता चला कि ये वो बॉडी है कि जो लोअर टेम्परेचर पे जिन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तुम्हें पता है ये, इस पे जितनी भी वेवलेंथ डालोगे आप एब्जॉर्ब कर लेगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अभी अभी बताई। और फिर हाईयर टेम्परेचर पर उन्हीं वेवलेंथ्स को, रेडिएशंस को क्या करेगा? ये इमिट करेगा। दैट टाइप बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। क्या कहलाती है? कृष्णिका विकिरण। समझ गए मेरी बात? कृष्णिका कहलाती है, समझ गए? अब कृष्णिका विकिरण क्या, वो सारी चीज आगे की बात है। पहले लिखो ब्लैक बॉडी इफेक्ट, इंग्लिश मीडियम वाले, और इसके अंदर पहले एक लाइन लिखो, एन ऑब्जेक्ट विच, ढंग से लिखना,
एन ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब्स, एस लगाना भाई, एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन एट लो टेम्परेचर, absorbs all radiation at low temperature, and emits all those radiation, and emits all those radiations at high temperature, full stop. These type of object is called black body. फुल स्टॉप. एग्जाम्पल लिखे, सन प्लेटिनम. आ जाओ. अब इसके नीचे एक छोटी सी, इसी के अंदर अब कृष्णिका समझ में आ गई. अभी कृष्णिका विकिरण प्रभाव नहीं समझ में आया, इफेक्ट नहीं. ब्लैक बॉडी क्या होती है वो समझ में आया कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें हम कोई भी रेडिएशन जब डालते हैं तो लोअर टेम्परेचर पे वो सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और हायर टेम्परेचर पर उन्हीं रेडिएशंस को क्या कर देता है, वो इमिट कर देता है. इसके नीचे एक ऐसे स्टार डाल के लिखो, प्रायोगिक व्याख्या. एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन. उसके नीचे एक हेडिंग डाल दो, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन. अब आओ, कृष्णिका का अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 होता है. ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, एक बार बोर्ड पे, एक बार मैं करवाता हूं. इधर देखो सारे बच्चे, कृष्णिका का अवशोषण गुणांक स्मॉल a बराबर 1 होता है. यानी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना होता है उसका, 1 होता है. एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कृष्णिका का अवशोषण गुणांक, जिसको हम स्मॉल a से लिखते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को स्मॉल a से लिख दिया, होता है. अब देखो इसमें एक चीज और लिखनी है, अर्थात जो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है उसका कोफिशिएंट क्या है, 1. अब इसका मतलब क्या है, आपतित उष्मा, अर्थात आपतित का मतलब भाई इंसिडेंट, आपतित उष्मा, और उष्मा को हमेशा किससे लिखते हैं, Q से. अब आपतित हो रही है ना, आपतित का मतलब इंसिडेंट, इसलिए मैं इसको क्या लगा दिया, I. मतलब आपतित उष्मा QI है, वह अवशोषित उष्मा, अवशोषित उष्मा QA है, यानी एब्जॉर्ब करने वाली. क्या है, अवशोषित उष्मा क्या है, QA है. तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आप यहां से बता सकते हो कि अवशोषण गुणांक निकलेगा कैसे. मतलब ये ध्यान रखना, तब अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. अब ये गुणांक आपको निकालना आता है. गुणांक को किससे लिख रहे हैं अपन, स्मॉल a से. अब ये कैसे आएगा कि आपने कितनी तो एब्जॉर्ब की और कितनी इंसिडेंट हुई, तो QA
डिवाइडेड बाई क्यू आई, ये इसका निकालने का तरीका है। पर ब्लैक बॉडी के लिए क्या कंडीशन होगी, कृष्णिका के लिए क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनिए। कृष्णिका के लिए कंडीशन यही है कि कोई भी बॉडी कृष्णिका है, कृष्णिका हेतु यानी फॉर ब्लैक बॉडी, जब भी कोई ब्लैक बॉडी होगी कृष्णिका हेतु, तब याद रखना उसका एब्जॉर्शन भी वही हो रहा है और इंसिडेंट पूरा का पूरा हो रहा है, मतलब ये Q के बराबर है। दैट मीन्स A बराबर Q डिवाइडेड बाई Q और कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1, यानी इसका एब्जॉर्शन कॉफिशिएंट कितना होता है 1, वो इसीलिए होता है। और ये एब्जॉर्शन कॉफिशिएंट 1 है ना, इसीलिए पूरी की पूरी रेडिएशंस को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको और एक्सप्लेनेशन देंगे, ये इसका एक्सप्लेनेशन उतारे सारे बच्चे, प्रायोगिक व्याख्या के अंदर उतारें अच्छी तरीके से। और इंग्लिश मीडियम वाले मेरे साथ साथ लिखे भैया, लिखो अभिनव, इसको लिखो एब्जॉर्शन कॉफिशिएंट, एब्जॉर्शन कॉफिशिएंट ऑफ ब्लैक बॉडी, एब्जॉर्शन कॉफिशिएंट ऑफ ब्लैक बॉडी इज स्मॉल a बराबर 1, इज स्मॉल a बराबर 1। स्मॉल a बराबर 1, फुल स्टॉप। दैट इज इंसिडेंट हीट QI, दैट इज इंसिडेंट हीट QI, that is incident heat QI, and absorb heat is QA, and absorb heat is QA. Then absorption coefficient A equals to QA upon QI. Then absorption coefficient QA upon QI. फिर नीचे लिखो फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर ब्लैक बॉडी कर्व वगैरह आएंगे रे भैया, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ध्यान रख लेना। अब एक चीज देखना कि जैसा इसका नाम है ब्लैक बॉडी, तो इसका ब्लैक होना आवश्यक है क्या, काली ही होगी क्या हमेशा, नहीं। इसके लिए क्या आवश्यक है कि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जितने भी रेडिएशंस इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब होने चाहिए एट लोअर टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इमिट होने चाहिए। ऐसी कोई भी बॉडी हो सकती है, उसका कलर जरूरी नहीं है कि ब्लैक हो। तो नीचे एक एरो डाल के एक लाइन लिखो, इट इज नॉट नेसेसरी, नीचे एक एरो डाल के लिखा, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए ब्लैक बॉडी टू बी ए ब्लैक, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए ब्लैक बॉडी, it is not necessary for a black body to be a black. A black to be a black. नीचे लिखो कृष्णिका का रंग काला हो यह आवश्यक नहीं है, कृष्णिका का रंग काला हो यह आवश्यक नहीं है।
कृष्णिका का रंग काला हो यह आवश्यक नहीं है। अब 1 मिनट रुकिएगा आप, ठीक है ना, 1 मिनट बेटा, आगे चलते हैं। हाँ चलिएगा एक बार, तो यहां तक आपने, मैं सेल चेंज कर रहा था ना एक बार, तो ब्लैक बॉडी का प्रायोगिक व्याख्या के बारे में आपने पढ़ा। अब अपन इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और एक काम करो, साथ साथ लिखते जाओ, मैं डायग्राम बना रहा हूं, फिर समझाएंगे इसको क्या चीज है। अब अपन ब्लैक बॉडी पे आते हैं, ठीक है। पैराग्राफ इसके जस्ट नीचे लिखना स्टार्ट करो, पैराग्राफ से लिखो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझने के लिए, ढंग से करो रे भैया, लिखो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझने के लिए एक धात्विक गोला लिया जाता है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझने के लिए एक धात्विक गोला लिया जाता है। एक धात्विक गोला लिया जाता है, मेटेलिक स्फीयर लेते हुए धात्विक गोला लिया जाता है। यह धात्विक गोला अंदर से खोखला होता है। यह धात्विक गोला अंदर से खोखला होता है। यह धात्विक गोला अंदर से खोखला होता है। ये धात्विक गोला अंदर से खोखला होता है और इसकी आंतरिक सतह पर, और इसकी आंतरिक सतह पर, और इसकी आंतरिक सतह पर काले पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। काले पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। और इस धात्विक गोले को, और इस धात्विक गोले को नियत ताप पर गर्म किया जाता है। नियत ताप पर गर्म किया जाता है। नियत ताप पर गर्म किया जाता है। अब ध्यान रखो, जो रेड कलर वाला है ना, ये तो है धातु का गोला। क्या है? धातु का गोला। अब क्या कर रहे हैं हम? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को समझ रहे हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कर्व को समझेंगे, ठीक है ना। अब समझ रहे हैं ब्लैक बॉडी क्या, हमने समझ ली क्या चीज है। अब ब्लैक बॉडी तो धातु का गोला है एक, ठीक है, मेटालिक स्फीयर है एक, मेटालिक स्फीयर, एक मेटालिक स्फीयर है। और ध्यान से सुनिए, इसके जो अंदर जो कोटिंग हुई है ना, ये काले पदार्थ का लेप है। ये बात ध्यान रखना, इधर वाले की बात कर रहा हूं। ये क्या है? काले पदार्थ का लेप।
काले पदार्थ का लेप। कोटिंग ऑफ ब्लैक मैटर। कोटिंग ऑफ ब्लैक मैटर। अब ध्यान से सुनिए, और इसको क्या किया जाता है? नियत ताप पे गर्म किया जाता है। नियत ताप पर गर्म। ध्यान से सुनिए। हीटेड ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसको हीट किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? और यहां इसमें एक कोटर रखा जाता है, छिद्र रखा जाता है। क्या रखा जाता है? एक छिद्र रखा जाता है भैया, ठीक है। यहां एक कोटर होता है, इसके क्या होता है? कोटर, छेद होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोटर। इंग्लिश वर्ड भी कोटर है और हिंदी वर्ड भी कोटर है। जिसको कैविटी बोलते हैं ना, कैविटी, वो है ये। अब ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, इसमें जो प्रकाश है, इसके अंदर जो, जैसे ही आप गर्म करोगे, इससे क्या होंगे? रेडिएशन इमिट होंगे। रेडिएशन इसमें जाएगा और ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। वापस इसको ये एब्जॉर्शन इमिशन चलता रहेगा और लास्ट में ये प्रकाश कहां आ जाएगा बेटा? बाहर। और जो ये प्रकाश जो बाहर आएगा ना इससे, इस प्रकाश को बोलते हैं हम श्वेत विकिरण। क्या बोलते हैं इसको? श्वेत विकिरण। ध्यान से सुनना, श्वेत विकिरण कैसे आता है वो सारी चीजें बताएंगे। श्वेत विकिरण, श्वेत विकिरण का ही नाम है कृष्णिका विकिरण। इसको क्या बोलते हैं हम? कृष्णिका विकिरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण। अब आपको पता है व्हाइट लाइट के अंदर, व्हाइट रेडिएशन में कहां से कहां तक की वेवलेंथ होती है? इसको आप एक बोल सकते हो कि लैम्डा 0 से लैम्डा इनफाइनाइट तक की क्या आती है? इससे वेवलेंथ हमें मिलती है। क्या मिलती है? वेवलेंथ। तो यहां पे ऑल रेडिएशंस इमिट होती है इस धात्विक गोले से। अब हमें समझना यह है कि किस तरीके से ये रेडिएशन इमिट होती है। तो कोटेड बाई ब्लैक मैटर, मेटेलिक स्फीयर, कांस्टेंट हीटिंग एट लगाओ भाई, हीटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हीटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या है? व्हाइट लाइट। श्वेत या ब्लैक, मतलब इसको क्या बोल सकते हो आप? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये लो, ये कर्व बनाओ नीचे, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों को एक काम करो, जहां छोड़ा है ना उसके नीचे लिखो फटाफट। पहले ये हिंदी मीडियम वाले पूरा डायग्राम बनाओ, थ्योरी लिखवा दी। इंग्लिश में लिखो, टू अंडरस्टैंड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, टू अंडरस्टैंड the black body radiation curve, to understand the black body radiation curve, full stop, we consider a metallic sphere. इंग्लिश में लिखा है, to understand the black body radiation curve, full stop, we consider a metallic sphere. 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 Full stop.
दिस मेटेलिक स्फीयर इज होलो, दिस मेटेलिक स्फीयर इज होलो, होलो एंड डार्क मैटर, and the dark matter, hollow and the dark matter is coated on inner surface of this sphere, on inner surface of this sphere। डायग्राम बना लो जब तक तुम अच्छे से लिख। इनर सरफेस, लिख लिया? बोलो, वापस बोलो, लिखो। On inner surface of this sphere, and this metallic sphere is heated at constant temperature, अब ये सब कुछ हो कैसे रहा, वो आगे की बातें हैं। अभी रुक जाओ, कैसे ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्या है, और प्लांक जो ऑसिलेटर्स हैं वो क्या है, वो आगे की बात है। अभी रुको इसको, ठीक है ना, सारी चीजें समझाऊंगा। उतार लिया सभी ने? हाँ, लिख लिया। दिस मेटेलिक स्फीयर हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसको उतार लो, पूरा डायग्राम फटाफट उतार लो और फिर मुझे बताओ तुरंत प्रभाव से, जल्दी बताओ। डायग्राम जैसे ही बन जाए मुझे बता देना एक बार, आगे चलेंगे फिर। ठीक है, उतारो फटाफट, आराम से, धीरे 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 धीरे। उतारो एक बार, उतारने के बाद मुझे कमेंट करना, ठीक है? पूरा डायग्राम अच्छे से उतार लेना इसको, फिर आगे बताता हूं। ठीक है, अब कल की जो क्लास होगी ना, उसके अंदर अपन ये बताएंगे आपको कि ये जो हुआ है, ये जो व्हाइट लाइट ये जो बाहर आई है, और ये जो धात्विक गोला है इसके अंदर जो काला पदार्थ लिया गया है, ये क्यों लिया गया है, और ये जो व्हाइट लाइट जो इससे बाहर निकल रही है ये क्यों निकली है, और इसको क्यों ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोला गया है, कृष्णिका विकिरण क्यों बोला गया है, और ये क्यों यूज में आएगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को समझने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? जो ब्लैक बॉडी से जो कर्व बनेगा, जो अपन पीछे ऊपर जो कर्व बना रहे थे ना, ये जो कर्व बना रहे थे, ऐसा कर्व अपन ब्लैक बॉडी का बनाएंगे बेटा, और वो कर्व इसी से समझ में आएगा हमारे कि ये कर्व बना कैसे। एक्चुअल जो कलर है ना, वो कर्व जो बना है, ये वाला कर्व, ऐसा जो कर्व बनेगा वो कर्व बना कैसे है। ठीक है ना? तो यहां तक बताओ, कोई भी दिक्कत है तो, नहीं तो फिर कल सुबह वाली क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए, आज तो बारिश का टाइम था, तो आपकी सॉलिड आज से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा। कल आपकी सॉलिड की क्लास भी है 11:30 पे। कितने बजे है क्लास सॉलिड की? 11:30 पे। तो आपकी कल से सॉलिड की क्लास भी स्टार्ट होगी, तो अलग से कॉपी डाल लीजिएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, वहां पे आपको कल से सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी करवाई जाएगी। तो मैंने जिस तरीके से वादा किया था, इस बार 2 पेपर साथ में लेके चलेंगे, तो इस बार 2 पेपर साथ में लेके ही चलेंगे। क्लियर है? तो इस बार
अच्छा बताओ बेटा, 10 क्लास आपने पीछे की ले ली आपने। अच्छा अच्छा, मेरी एग्जाम लग रही है। अच्छा अभी एग्जाम है आपकी, आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लो मेरे नंबर पे जो नीचे चल रहे हैं ना, 7611981111 पे। आप एक बार मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको बता देता हूं कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो, है ना। चलो तो आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपन मिलते हैं कल सुबह। राधे राधे।